गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी यार। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, इस बात की मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे स्पेशली जेनेटिक के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी हाँ, हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बच्चों। आज हम डिटेल के अंदर पेडिग्री एनालिसिस को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनसे पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, ओके, या उनको समझ में ही नहीं आते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पेडिग्री एनालिसिस से इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो अगर आप इस तरह के बच्चे हैं जिनको पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन बनाना नहीं आता है या क्वेश्चन में क्या अप्रोच रखनी है ये नहीं आता है, तो आज हमारा ये वीडियो स्पेशली इसी बात के लिए है या इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड है कि आपको इस क्लास के अंदर क्वेश्चंस बनाना आ जाएगा। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको बेसिक से सारी चीजें समझाऊंगा। पेडिग्री क्या होती है, किस तरह से हम एक डायग्राम के अंदर पता करते हैं कि डोमिनेंट एलील कौन सा होता है, रिसेसिव एलील कौन सा होता है, या आप कैसे पता करेंगे कि एक ऑटोसोमल जो रिसेसिव है वो कौन सा डिजीज है या ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा होता है, इसमें से ऑटोसोम लिंक्ड कौन सी है या फिर सेक्स लिंक्ड यानी कि एक्स लिंक्ड डिजीज कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बट बिकॉज आप बेसिक से चीज नहीं जानते और कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करने ये नहीं जानते हैं, तो फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम साथ में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और लास्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं बच्चों। तो आई होप कि आप इस क्लास में पेन और कॉपी जरूर लेके बैठना बच्चों, क्योंकि जब तक आपका पेन और कॉपी इसमें नहीं चलेगा, ओके, इस लेक्चर के अंदर, तब तक अपने सामने दुविधा की स्थिति रहेगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेडिग्री एनालिसिस को और हम करते हैं स्टार्ट अपना लेक्चर। चलिए बच्चों, ओके, ये अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। एक्चुअली पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है बच्चों, जैसे मैं आपको समझाऊं कि मटर का प्लांट है, ओके, एंड कोई ड्रोसोफिला हमारे पास में, ड्रोसोफिला मेलानागैस्टर। तो मटर के प्लांट में ड्रोसोफिला मेलानागैस्टर के अंदर क्या होता है कि हम उनकी एक से ज्यादा जनरेशन को इजीली बहुत कम समय के अंदर स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम बात करें मेंडल साहब, तो मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट था, तो पी प्लांट की उन्होंने सपोज एक जनरेशन ली, तो एक साल के अंदर वो उनकी मल्टीपल जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं और वो चेक कर सकते हैं कि यार कौन सा कैरेक्टर जनरेशन फर्स्ट से जनरेशन सेकंड में जा रहा है, जनरेशन सेकंड से जनरेशन थर्ड में जा रहा है, जनरेशन फोर्थ में जा रहा है। ये जो काम है वो बहुत कम समय के अंदर किया जा सकता है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, ओके, यानी कि पी प्लांट के अंदर। ऐसे ही जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर भी ये चीज कर सकते हैं। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। लेकिन क्या होता है बच्चों कि अब हमारे पास में आता है ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग जो होता है, ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है, एक तो ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स प्रेजेंट है, ओके। सेकंड क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का जो अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है भाई। अगर हम बात करें जब वो प्यूबर्टी आती है तब जाके उसमें गैमेट्स बनना स्टार्ट होते हैं कि नहीं होते, फिर प्रोजेनी जाने कब बनेगी। तो एक साइंटिस्ट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो एक साल के अंदर वो काफी सारी जनरेशन को स्टडी कर सके। अरे भाई, सपोज दैट मुझे अगर कोई साइंटिस्ट है कि मैं रोनित सर पे क्या करना चाहता हूं, इनका पेडिग्री एनालिसिस करना चाहता हूं, तो अब मेरी शादी जाने कब होगी, मेरे बच्चे जाने कब होंगे, तब जाके वो जनरेशन को स्टडी करेगा, ओके, फिर उनकी जनरेशन। इसलिए हम क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग के केस के अंदर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के केस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ओके। एक तो ये चीज हो गया कि कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है और लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। सेकंड क्या होता है बेटा, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। मटर के प्लांट के अंदर कितने थे, 2n=2 कितने थे बेटा अपने, 14 थे, यस और नो। कम क्रोमोसोम थे, कम जीन्स होंगे, इजीली स्टडी कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग के केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि क्या चल रहा है कहानी के अंदर। तो फिर हमको किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, पेडिग्री एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या करते हैं अपन कि जो पेरेंट जनरेशन होती है उस जनरेशन से उसकी ऑफस्प्रिंग वाली जो जनरेशन है, प्रोजेनी वाली जो जनरेशन है, उस जनरेशन के अंदर कौन से कैरेक्टर्स गए हैं। अब वो कैरेक्टर्स कोई अबनॉर्मल भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। अबनॉर्मल से मेरा क्या मतलब है, अबनॉर्मल से मेरा मतलब है कोई डिजीज हो सकती है, हाँ या ना बेटा, ओके। नॉर्मल कैरेक्टर भी आएंगे और अबनॉर्मल कैरेक्टर भी आते हैं। क्या कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को?
आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि यार हम पेडिग्री एनालिसिस ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं और क्यों करते हैं, ये रीजन आपको समझ में आ गया। ओके, एक और पर्पस होता है पेडिग्री एनालिसिस से कि पेडिग्री एनालिसिस जब हम करते हैं बच्चों तो हमको बहुत कम समय के अंदर क्या पता लग जाता है, पॉसिबिलिटीज पता लग जाती है कि कोई कैरेक्टर उसके पेरेंट से प्रोजेनी में जाने की संभावना क्या है। वो कोई डिजीज हो सकती है, जैसे सपोज दैट अगर पेरेंट को हीमोफीलिया नामक डिजीज है तो उसकी किस प्रोजेनी के अंदर कितना % चांस है उस डिजीज का जाने का। आई बात समझ में आपको? तो हम डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, फिर अपन चलते हैं आगे की तरफ बच्चों। तो हमारा डेफिनेशन अपन स्टार्ट करते हैं यहां पर। चलिए बच्चों, तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है समझेंगे आप कि पेडिग्री एनालिसिस वाज डेवलप्ड एंड टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस ऑफ जीन। तो हमने क्यों डेवलप की, मैंने बताया आपको कि सर आपने बिल्कुल सही बताया अभी कि जो पेरेंट होते हैं, ओके, तो उन पेरेंट से उनके प्रोजेनी के अंदर क्या बेटा, उनकी प्रोजेनी के अंदर जीन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। ओके, जीन कैसे जा रही है। ओके, क्लियर बात है क्या? इट वॉज डेवलप अ चार्ट दैट कैन रिप्रेजेंट अ फैमिली ट्री along with family member and their genetic traits respectively। होता क्या है बच्चों कि इसमें आपको एक चार्ट फॉर्म में दिखेगा। अगर हम बात करें, देखो मैं आपको बताता हूं कि पेडिग्री एनालिसिस, तो हम क्या करते हैं कि यहां पर जो भी हमारे पास में जनरेशंस होती है, जैसे सपोज दैट एक गुप्ता फैमिली बेटा, क्या एक गुप्ता फैमिली मान के चलते हैं कि ये गुप्ता परिवार है कोई सा, कि शर्मा कर दें, शर्मा परिवार कर देते हैं बेटा, ये शर्मा परिवार है आपका। क्या बात सही कि नहीं है? तो ये शर्मा फैमिली है हमारी। अब इस फैमिली के अंदर आपको देखना है, कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो, ठीक है। तो सपोज दैट ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी जनरेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये हमारी जनरेशन सेकंड हो गई, ये हमारी जनरेशन थर्ड हो गई, ये हमारी जनरेशन फोर्थ हो जाएगी। तो एक कैरेक्टर समझो, आप कोई सा कैरेक्टर लेते हैं अपन, जैसे मान के चलो कि सर इनमें करली हेयर मान लेता हूं मैं, ये अपन करली हेयर मान लेते बेटा। तो करली हेयर जो है वो होने के क्या चांस है, तो कौन कौन सी प्रोजेनी के अंदर आएगा। क्या बात समझ में? तो ऐसा आप कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हो प्यारे बच्चों, और वो कैरेक्टर जो होता है वो हम स्टडी करेंगे कि इस जनरेशन के अंदर आने की क्या संभावना है, या इस जनरेशन में किसके पास वो आ सकता है। क्या बात सही है? इसमें किसके पास आ सकता है, इसमें किसके पास आ सकता है। तो पेडिग्री एनालिसिस का मेन पर्पज यही होता है। क्या बात सही है? अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और आपके एग्जाम के अंदर अगर बात करें, नीट के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा, ओके, वो आते हैं डिसऑर्डर से। किससे आते हैं बच्चों? डिसऑर्डर से। वो आपसे पूछता है कि इस चार्ट दे देगा आपको कि इसमें किस तरह का डिसऑर्डर्स हो रहा है। ओके, कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमको क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी, और हमको उसके बेसिस पे या तो पता करना है कि यार उस जो भी अफेक्टेड प्रोजेनी होती है उसका जीनोटाइप क्या है, या हमको पता करना होगा कि यार ये जो डिजीज है वो कौन सी है, कौन सा प्रकार की डिजीज है। क्या बात क्लियर है आपको? आपको पता लग गया किस अप्रोच से क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, सेकंड, आपको पता लग गया पर्पस क्या ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये कंफर्म होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ बच्चों। तो आगे की तरफ हम चलते हैं। अब मैं यहां पर कुछ सिंबल्स लेने वाला हूं, ठीक है, जो हम किस में यूज करते हैं, जो हम यूज करेंगे इस तरह के फैमिली ट्री को बनाने के लिए या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो कौन कौन से सिंबल्स होते हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर अपन लेते हैं, सबसे पहले ब्लैक मार्कर लेंगे अच्छे से, बढ़िया शानदार तरीके का, ठीक है। और यहां पर अपन लिखते हैं, देखो, तो यहां पर क्या करते हैं अपन, ये जो इस तरह का अपन बनाएंगे, ठीक है बेटा, रेक्टेंगुलर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा मेल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल को। अच्छा, अगर ये ऐसा ब्लैंक है, शेडेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोजेनी होती है वो कैसी होती है बेटा, सॉरी, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। कैसा होगा बच्चों? वो नॉर्मल होता है। अगर वो इस तरह से है तो वो क्या हो गया बेटा आपके पास में, सर वो फीमेल हो जाएगा। ऑल राइट ना। और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, वो भी नॉर्मल हो जाएगी बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इसको समझने में? सेकंड, अगर अपन मान के चलते हैं बेटा, अगर वो इस तरह से है, क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है सर। ओके, ये बात सही है। और अगर वो अफेक्टेड है मान के चलो, ओके, ये थोड़ा सही नहीं रहेगा हमारे लिए, तो हमको करना पड़ेगा थोड़ा सा मार्कर का बड़ा, ये
ये अपन कर लेते हैं और इसको ब्लैक कर देते हैं। अगर इस तरह से शेडेड दिख जाए तो शेडेड का मतलब क्या होता है बच्चों? शेडेड का साफ मतलब है कि वो क्या है? अफेक्टेड। क्या बेटा? अफेक्टेड, यानी कि वो क्या होगा? डिजीज्ड होगा। क्या होगा बच्चों? वो डिजीज्ड होगा। यस और नो। लेकिन डिजीज कौन है यहाँ पर? देखिए सर, यहाँ पर तो आपने मेल बनाया है, तो मेल डिजीज्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों? ठीक है। सेकंड क्या होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, कि अब हमारे पास में आता है, ये फीमेल बना देते हैं। फीमेल के केस में भी वही कर देते हैं अपन, सेम। इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। चलिए, तो फीमेल के केस में इसको डार्क कर देते हैं अपन थोड़ा सा, ये लो। तो अब क्या हो गया? अगर शेडेड आपको दिख जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साफ साफ सा। ओके, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं अपन। ऑलराइट बच्चों, इसका मतलब क्या है? कि अफेक्टेड है। क्या है प्यारे बच्चों? सर अफेक्टेड है, और कैसा होगा वो डिजीज्ड होगा। लेकिन ये क्या है? फीमेल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक आपको? बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं, अगर अपन इनकी शादी करा दें, शादी कैसे कराएंगे समझना बच्चों। जैसे ये मेल होता है, ओके, और ये क्या आपके पास में? फीमेल हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? कि इनकी हो रही है मीटिंग। ठीक है, क्या हो रही है? इनकी मैटिंग हो रही है बच्चों। इनकी क्या हो रही है? मैटिंग हो रही है। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है, मैटिंग को रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आपको ये सिंबल्स आपने पढ़ रखे होंगे, बट मैं फिर भी आपको, क्योंकि ये लेक्चर में एक पूरा बेसिक से समझा रहा हूं, ओके, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बच्चे लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है। अगर आप कंफर्टेबल होना चाहते हो तो आप 2x पे भी इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बात करेंगे बेटा आप किसके बारे में? नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे के बारे में। चलिए, अगर आपको इस तरह का दिख जाता है, मान के चलो ये हो गया हमारे पास में। अब यहां बना देते हैं थोड़ा सा अपन, एक और कर देता हूं बेटा मैं, कि यहां पर मैं कर देता हूं। अगर इस तरह का आपको दिख जाता है तो ये क्या होता है? और इसमें कुछ नंबर लिखा हो, जैसे 5 लिख देते हैं, तो ये क्या होते हैं? 5 ऑफस्प्रिंग्स या 5 प्रोजेनी है। लेकिन क्योंकि शेडेड नहीं है, इसलिए अनअफेक्टेड होती है। कैसी होती है? अनअफेक्टेड। ऑल राइट बच्चों। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अगर आपको इस तरह से कुछ दिख जाए, इसका मतलब समझ जाना बेटा, शेडेड में कर ही देता हूं बच्चों, समझना क्या है यार, है ना? जब अपने पास सुविधाएं हैं तो उसका यूज कर लेते बेटा। चलिए चलिए चलिए, डार्क हो गया। अब इसका मतलब पता है क्या है? आप, इसका मतलब है कि इसके जो पेरेंट्स हैं, इसके जो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स तो कैसे हैं बेटा? सर वो पेरेंट्स तो नॉर्मल है, लेकिन प्रोजेनी कैसी है बेटा? सर ये प्रोजेनी डिजीज लग रही है। कैसे लग रही है? प्रोजेनी डिजीज्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इसको समझने में? यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे और बात करते हैं अपन। जैसे अगर आपको इस तरह का दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहां पर सेक्स जो होता है वो सेक्स जो मतलब जेंडर जो इसका वो अनस्पेसिफाइड है। मतलब कि हमको पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। क्या बात सही कि नहीं है? तो सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है। सेक्स अनस्पेसिफाइड है बच्चों। क्या है? सेक्स अनस्पेसिफाइड होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं बच्चों। चलिए, अगर इस तरह का दिख जाता है, ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बेटा कि जो मैटिंग हो रही है, वो मैटिंग क्या है? रिलेटिव्स के बीच में हो रही है। वो सिस्टर एंड ब्रदर हो सकते हैं या एक ही फैमिली के हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? कि मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों आपको? चलिए, यहां तक आप इस चीज को ध्यान रखेंगे बच्चों। ऑलराइट, तो हमारा काम जो है, ये हम बात करें बेटा, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इन सिंबल से हो जाएं
गे। तो आपको ये सिंबल्स पता होने चाहिए पहली बात तो जेनेटिक्स को समझने के लिए या जेनेटिक्स के क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए। क्या यहां तक बात क्लियर है बच्चों? अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब मैं आपको थोड़ा सा डिसऑर्डर्स के बारे में समझाता हूं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं, यहीं पर मैं समझा देता हूं आपको। ओके बच्चों, तो यहां पर अपन लिखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्या लिखेंगे बच्चों? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं बेटा? जो जीन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। जीन कहाँ प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। भाई जीन की वजह से अगर आपकी प्रोजेनी या आपका जो भी फैमिली बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, है ना, या जो भी फैमिली इनहेरिटेंस है, उसमें कोई क्या आ जाए बेटा? डिसऑर्डर आ जाए कि यार ये तो कैरेक्टर था ही नहीं, लेकिन ये कैरेक्टर आ गया, तो क्या हो गया? डिसऑर्डर हो गया ना, एक पूरा सीक्वेंस खराब हो गया आपका। यस और नो? इस तरह का जो डिसऑर्डर होगा बिकॉज ये जीन की वजह से हुआ है, इस वजह से हम क्या कहते हैं बच्चों इसको, इसलिए हम इसको कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और जीन्स कहां पर प्रेजेंट होती है? भाई हमारी जो जीन्स प्रेजेंट होती है वो हमारे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। और हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स या हमारी सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है एलोसोम और एक होता है ऑटोसोम। यस और नो? क्लियर बात है क्या बच्चों? तो हमारे पास में जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के आ सकते हैं। पहला क्या हुआ आपके पास में? सर पहला हमारे पास में हो गया यहां पर ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे इसको? ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। सेकंड कौन सा हो जाएगा बेटा आपके पास में? एलोसोम। एलोसोम जेनेटिक डिसऑर्डर्स, या आप इसको बोल सकते हो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, क्योंकि एलोसोम्स क्या करते हैं हमारे अंदर, ओके, किस में काम आते हैं बेटा? ये सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आते हैं। तो यहां लिखेंगे अपन सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आते हैं। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी बेसिक से। और ये क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? सोमैटिक कैरेक्टर्स, सोमैटिक कैरेक्टर्स के लिए काम आते हैं। क्या बात सही है बच्चों? आई होप आपको ये चीज यहां तक क्लियर हुई होगी। अब आगे बात करते हैं। अब आगे अपन बात करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑटोसोम्स के बारे में कि ऑटोसोम की कहानी क्या है, क्या कहानी नहीं है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास में। कौन कौन से हो सकते हैं दो तरह के? भाई एक तो आपके पास में हो सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, और एक क्या हो सकता है? ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यहां पर अपन इसको लिख लेते हैं सबसे पहले तो क्या क्या चीजें हमारे पास में। तो मैं आपको यहां पर कुछ क्लियर करूंगा। अब यहां से कॉन्सेप्ट बनना हमारा स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप इंपॉर्टेंट कर लें इस चीज को। यहां से हमारा कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ये हमारा टॉपिक हुआ बच्चों, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। यानी कि यहां पर जिस जीन में डिफेक्ट आया है, ओके, वो कहां प्रेजेंट होगी? ऑटोसोम पे प्रेजेंट होगी। ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। क्या बात सही है क्या? कि सर जिस जीन की वजह से ये डिसऑर्डर हो रहा है वो जीन कहां पर है? वो जीन है ऑटोसोम पे। यस और नो बेटा? और हमारे अंदर ऑटोसोम कितने होते हैं? हमारे अंदर ऑटोसोम होते हैं 22 पेयर्स। क्या बात सही है बेटा? जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? हमारे ऑटोसोम्स हो गए। क्या हो गया बेटा? ये हमारे ऑटोसोम्स हो। लेकिन अब बात करते हैं सिंपल सा कि सर जो जीन मॉडिफाई हुई है, या जो जीन या जो एलील्स भी कह सकते हो आप इसको, है ना, तो जो जीन है या एलील है जिसमें मॉडिफिकेशन आया है, वो मॉडिफिकेशन क्या जनरेशन में या प्रोजेनी के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है? तो अब कब होता है ये डिसाइड करेगा वो होगा या नहीं होगा, उसकी
डोमिनेंट कंडीशन पे और उसकी रिसेसिव कंडीशन पे। क्या बात सही है क्या? यानी कि सपोज दैट आपके अंदर कोई जीन जो है वो मॉडिफाई हुई है, यस और नो। अब आपके अंदर उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? उसकी डोमिनेंट कंडीशन पे या उसकी रिसेसिव कंडीशन पे, कि जो एलील है उसका बिहेवियर क्या है, वो एलील जो है वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। तो यहां पर दो ब्रांच कर सकते हैं अपन, यानी कि ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर होते हैं उनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरी कौन कौन सी हो जाएगी? एक कैटेगरी होगी जिसमें आप डोमिनेंट को रख सकते हो, जिसमें आप रिसेसिव को रख सकते हो। तो दो कैटेगरी कौन कौन सी है देखो यहां पर। तो पहली कैटेगरी हमारी हो जाती है बच्चों यहां पर ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो यहां पर पहला क्या आएगा आपके पास में? ऑटोसोमल डोमिनेंट। और यहां पर आएगा आपके पास में ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर बात है कि बच्चों? अब मैं आपको यहां पर इसको डिटेल में समझाऊंगा, उससे पहले हम सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड कौन सा बेटा? एलोसोम। हाँ या ना? चलिए, तो एलोसोम डिसऑर्डर की बात करते हैं यहां पर। एलोसोम डिसऑर्डर्स। अच्छा, डिसऑर्डर्स को आप ना बच्चों डिजीज भी कह सकते हो। तो क्वेश्चन में आपसे डिजीज भी फ्रेम कर सकता है या आपको डिसऑर्डर भी दे सकता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में अगर हम बात करूं पीवाईक्यूज के बारे में तो डिजीज वर्ड ही यूज किया हुआ है। क्या बात सही है? लेकिन आप दोनों बातों का ध्यान रखें कि यार डिसऑर्डर्स भी आ सकता है या फिर डिजीज भी आ सकती है। तो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं इस चीज को, तो यहां पर मैं डिजीज भी लिख देता हूं। अच्छा, अब आपको पता है एलोसोम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो एक्स होता है या वाई होता है, दो ही होते हैं। हाँ या ना बच्चों? चलिए, तो अगर फीमेल के केस है, ओके, तो क्या होता है आपके पास में दोनों सेम होते हैं। मेल का कैसा होता है तो एक्स वाई हो जाते हैं। हाँ या ना? चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। तो पहली कैटेगरी क्या आ जाएगी देखना बेटा। पहली कैटेगरी आती है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और अगली कौन सी आ जाएगी आपके पास में? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और एक वाई के लिए हो जाएगा। तो सुनो, तो मैं आपको यहां पर करता हूं क्लियर यहां पर कि एक्स लिंक्ड डिजीज, और यहां पर क्या हो जाएगा? वाई लिंक्ड डिजीज कह सकते हो या कोई डिसऑर्डर कह सकते हो। यानी कि अगर जीन कहां प्रेजेंट है, जीन कहां प्रेजेंट है या एलिल कहां प्रेजेंट है आपके पास में, सॉरी जीन बोलेंगे वाई के केस में, है ना। तो वाई का जो केस होता है, क्योंकि वाई एक हेट्रोलोगस होता है, क्योंकि वाई के साथ में एक एक्स होता है और एक्स पे जो जीन प्रेजेंट होती है, यानी कि यहां पर लिखता हूं मैं भाई एक्स और वाई मेल में कंडीशन होती है। तो ये जो पेयर होता है हमारे पास में, इस पे जीन्स अलग होती है, इस पे जीन्स अलग होगी एक तरीके से, ठीक है। कुछ पार्ट में सेम हो सकती है। तो ध्यान रखना बेटा आप इस बारे में कि वाई को अपन क्या कह सकते हैं, यहां पर वाई लिंक्ड डिजीज आप कह सकते हो अगर कोई डिजीज है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार, वाई के बारे में आप इतना क्यों बता रहे हो? एक्चुअली ना बेटा, वाई से हमारे पास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ज्यादातर सारा एक्स या फिर ऑटोसोम, एक्स लिंक्ड होते हैं या फिर ऑटोसोम होता है बेटा। क्लियर बात है? वाई लिंक्ड अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि आप ध्यान रखें, वाई लिंक्ड पे अगर आ जाए तो ध्यान रख सकते हो आप इस चीज को। चलिए आगे बात करते हैं यहां पर अब एक्स लिंक्ड के बारे में। अब एक्स लिंक्ड में भी वही कंडीशन हो जाती है कि यार एक या तो डोमिनेंट हो सकता है या एक अपने पास क्या हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और एक लिख सकते हैं अपन एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में। क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको? आई होप ये आपको बेसिक चीज क्लियर हुई होगी यहां पे। अब मैं आगे चलता हूं बच्चों, और आगे अपन स्टडी करेंगे सबसे पहले वाई को। तो वाई का समझ लेते हैं, वाई का क्या सीन है क्या सीन नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑटोसोम्स के बारे में, फिर बात करेंगे एक्स लिंक के बारे में। तो सुनो, इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर वाई लिंक में कोई डिसऑर्डर है,
ओके, मान के चलते कोई डिसऑर्डर है, कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो ये किसको होगा? बेटी को होगा या उसके बेटे को होगा? यानी डॉटर को होगा या सन को होगा? बताइए, बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल, बात सही है, सन को होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम हमेशा किसको मिलता है? वाई क्रोमोसोम हमेशा उसके बेटे में ही जाता है, या वाई क्रोमोसोम में जो जीन्स प्रेजेंट होती है वो हमेशा उसके बेटे को ही मिलती है। क्या बात सही है? तो अगर वाई में कोई डिसऑर्डर है तो वो हमेशा किसको जाएगा? वो हमेशा हमेशा किसको जाएगा? उसके बेटे को जाता है। क्या क्लियर है कहानी? तो सुनना, तो वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, या डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो वाई लिंक्ड कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर कौन शो करेगा? ओनली मेल्स। तो अगर इसमें कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो कौन बताएगा? सिर्फ सिर्फ ओनली मेल्स शो फिनोटाइप्स। यानी कि अगर कोई वाई लिंक्ड आपके पास में कैरेक्टर है, या वाई लिंक्ड आपके पास में कोई डिसऑर्डर है, तो उसका फिनोटाइप हमेशा हमेशा या ऑलवेज आप क्या देखोगे? किसमें सीन होगा? आप वो देखोगे सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर, यानी कि सिर्फ मेल जनरेशन में ही आपको वो दिखाई देगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स किसके पास में होता है? वाई क्रोमोसोम होता है मेल के पास में। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बताता हूं आपको बच्चों, आपने देखा होगा आपके आसपास में बड़े बुजुर्ग लोगों को देखा होगा आपने कि उनके कानों में बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, ऐसे बाल होते हैं, देखा होगा आपने। ओके, या चेस्ट पे बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, या लंबी सी दाढ़ी होती है। ओके बेटा, तो ये कैरेक्टर के लिए जो जीन होती है ना, वो वाई पे प्रेजेंट होती है। किस पे प्रेजेंट होती है? वाई पे। क्या बात सही है कि नहीं है? तो अब कहानी क्या हो गई हमारी? हमारी कहानी ये हो गई कि जो एग्जाम्पल है उसमें आप लिख सकते हो दो तीन चीजें, जैसे मैं लिख देता हूं, ईयर हेयर लिख सकते हैं अपन, लिख देता हूं इसको मैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अपन लिखेंगे बेटा, हेयरी ईयर्स। हमारे एक बार बचपन की बात है, जब हम 5th या 6th क्लास में थे, हमारे टीचर थे, हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल के, तो उनके ना बहुत बड़े बड़े बाल, ऐसे कान में बहुत बड़े लंबे बाल थे। मतलब इतना तो अनुपम खेर के सिर पे नहीं, जितने उनके कानों में बाल थे बेटा, इतना बहुत ज्यादा बाल थे उनके कानों पे, है ना, इतने ज्यादा बाल थे। चलिए अब बात करते हैं हम सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स के बारे में, ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में बात करेंगे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज क्या होती हैं वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज के बारे में। चलिए बच्चों, तो यहां मैं लिख देता हूं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। तो पहली बात तो क्या होगी? सुनिए बच्चों, पहली बात तो क्या बच्चों कि इसके लिए जो जीन प्रेजेंट होगी वो कहां पर प्रेजेंट होगी? आपके प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम क्रोमोसोम। ओके, सेकंड है बेटा कि वो क्या होगी? डोमिनेंट होगी। क्या होगी? डोमिनेंट होती। दो पॉइंट क्लियर हुए, यहां से हमको समझ में आ गई। अब सेकंड सुनना बेटा, अब क्या कहानी है, कुछ पॉइंट बताता हूं मैं आपको, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि मेल और फीमेल में कितने चांस है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हो जाए? तो इक्वल चांस होते हैं। इक्वल चांस कैसे होते हैं कि सर ऑटोसोम की बात करें, यानी वो 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो तो मेल में भी और फीमेल में भी सेम होते हैं बेटा, यस और नो। तो इक्वल चांस होते हैं कि मेल और फीमेल दोनों को हो जाए। तो लिखेंगे आप इस चीज को भी, इक्वल चांस इन मेल एंड फीमेल। तो लिखेंगे बेटा इस पॉइंट को अपन, इक्वल चांस इन मेल एंड फीमेल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? सेकंड लिखेंगे बेटा कि अगर भाई जैसे आप बात करते हैं कि जो हमारी जीन होती है वो पेयर में प्रेजेंट होती है, जैसे पेयर में प्रेजेंट है ये। ओके, अब क्या होता है अगर इसमें एक में भी क्या है बेटा, एक में भी अगर म्यूटेशन हो गया, सिंगल म्यूटेशन भी हो गया, तो भी क्या हो जाएगा? डिजीज
हो जाएगी उस प्रोजेनी को। कैसे? जैसे मान के चलो ये हम रेड बना देते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। अब क्योंकि क्या होता है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव मान लेते हैं अपन इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें वो जीन नहीं है। अब क्योंकि डोमिनेंट होती है तो इस केस में तो क्या हो जाएगी, वो फिनोटाइप शो करेगी कि नहीं करेगी, फिनोटाइप शो करती। फिनोटाइप शो करेगी तो हम क्या कह सकते हैं, डिजीज होगा। यस और नो? और इस कंडीशन में तो भयंकर है ही सही। ये देखिए इसमें तो दोनों पे प्रेजेंट है, दोनों डोमिनेंट हो गई, तो फिर क्या हो गया आपके पास में, फिनोटाइप और ज्यादा शो होगा हमारे पास में। यस और नो? तो आप कह सकते हो कि अगर पेरेंट के पास में ये वाली कंडीशन है या ये वाली कंडीशन है, ओके, कौन कौन सी कंडीशन है कि हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, उस कंडीशन में भी क्या होता है, वो डिजीज्ड होगा। सेकंड चीज बेटा कि अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो भी क्या होगा उसके अंदर, सर तो भी उसके अंदर डिजीज तो होगी सही, ठीक है बच्चों। अच्छा अब आगे सुनना एक और कहानी। अगर उसके अंदर स्पेशल पॉइंट है, स्टार पॉइंट है कि अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव हो तो डिजीज फ्री रहता है। क्या रहता है, डिजीज्ड फ्री होता है, या आप कह सकते हो कि वो नॉर्मल होता है। वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब क्योंकि यहां पर डोमिनेंट कंडीशन है, तो डोमिनेंट कंडीशन है, ऑटोसोम तो जाएंगे अगली जनरेशन के अंदर, तो उसके अंदर भी क्या होगा, डिजीज शो होगा, और अगली जनरेशन के अंदर भी डिजीज शो होगा। तो यहां पर क्या होता है, डोमिनेंट कंडीशन के अंदर कभी भी आप नहीं देखते हो कि ऐसी कोई जनरेशन मिली आपको जिसके अंदर क्या होगा, डिजीज नहीं आया है, ठीक है बच्चों। तो उसके अंदर हमेशा क्या आएगा, डिजीज आएगा, यानी एक ना एक तो आपको दिखेगा कि यार कोई ना कोई तो है इस जनरेशन के अंदर जो क्या है बेटा, जो क्या है, डिजीज्ड है। तो यहां पर आप एक स्पेशल पॉइंट लिखेंगे, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे आपका क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पॉइंट क्या हुआ हमारा, इंपॉर्टेंट कर रहा हूं कि हियर आप देखते हो जनरेशन स्किप एब्सेंट, जनरेशन स्किप एब्सेंट, यानी कि आपको ऐसी कोई जनरेशन नहीं मिलेगी जिसमें क्या होगा, डिजीज्ड नहीं होगी। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे सपोज दैट कोई जनरेशन 1 है, ओके, तो जनरेशन 1 में आपको डिजीज मिलेगी अगर ये जीन प्रेजेंट है। तो जनरेशन 2 में सपोज दैट आपकी प्रोजेनिस बनी, ओके, तो जो भी प्रोजेनिस बनेंगी उसमें से क्या होगा, किसी ना किसी में तो डिजीज फिर मिल जाएगी अगर ये जीन प्रेजेंट है। सेकंड, अगर जनरेशन 3 बनी तो उसमें डिजीज होगी, यानी कि कोई भी जनरेशन आपका स्किप नहीं होगा। यस और नो? क्लियर बात है कि बच्चों यहां पर आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है डायग्राम में, जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि यार बताइए ये ऑटोसोमल, ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाली कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, डोमिनेंट वाली कंडीशन में हमेशा आपको क्या दिखाई देगा कि सारे प्रोजेनी के, मतलब प्रोजेनी में आपको जनरेशन स्किप नहीं है, या फैमिली ट्री के अंदर आपको जनरेशन स्किप नहीं मिलेगी। कोई ना कोई तो उसके अंदर बीमार होगा ही होगा, डिजीज्ड होगी ही होगी उसको। क्या बात सही है क्या? चलिए बात करते हैं बेटा, यहां पर अपन एक पॉइंट और बताता हूं मैं आपको। जैसे इसको लेके हमारे पास में कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती है भाई। एक तो कंडीशन हो सकती है आपकी ये वाली कंडीशन, यस और नो। एक कंडीशन हो सकती है आपके पास में ये वाली कंडीशन, ये मेल के मान लेता हूं, ये फीमेल के मान लेता हूं। भाई ये मेल की जीन्स आई है, फीमेल की जीन आई है, या मेल का क्रोमोसोम कह दो या फीमेल का क्रोमोसोम कह दो, कह सकते हैं बच्चों। आगे सुनना, आगे कहानी क्या होती है। ओके, एक कह सकते हैं यार ये वाली कंडीशन हो सकती है, एक कह सकते हैं ये वाली कंडीशन हो सकती है, हाँ या ना बच्चों? तो सुनना, अब क्या होता है, ये डोमिनेंट है तो उस पर जीन प्रेजेंट होगी, जीन प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है यहाँ पर। क्लियर है क्या कहानी? ओके बच्चों, तो यहाँ पर दोनों पे बता देता हूँ, ये लो। तो ये इस कंडीशन में क्या होगा,
सर इस कंडीशन में डिजीज्ड होगी, ठीक है। इस कंडीशन में सर डिजीज्ड होगी, इस कंडीशन में सर डिजीज्ड होगी, इस वाली कंडीशन के अंदर बेटा सर नॉर्मल होगा। बिल्कुल बात सही है। इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है? क्लियर आई कि कहानी समझ में आपको? तो यहाँ पर 3% तो मतलब कि 3 प्रोजेनी, या हम कह सकते हैं 75% चांस होते हैं किसके बेटा? डिजीज्ड होने के। 75% क्या है? डिजीज्ड। और यहां पर क्या आपके पास में ये जो प्रोजेनी 25% नॉर्मल होने के चांस होते हैं। क्या होते हैं? आप इस चैप्टर को या इस टॉपिक को एक फॉर्मूला की तरह समझ सकते हो कि जहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, जब हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तब वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इन फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे और हमारे क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चंस आपका विद इन सेकंड्स में भी हो जाता है बेटा, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा है, तो आप देखते पता कर लेते हो अरे यार ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे सपोज देर बेटा एक पॉइंट और लिखेंगे यहां पर अपन, जैसे प्रोजेनी में आपको बताता हूं। दिख रहा है आपको बेटा? ये फीमेल है। अच्छा मान के चलो इसका क्या मान लेते हैं अपन? ये कंडीशन मानते हैं, इसका कंडीशन ये मानते हैं। तो ये जो नॉर्मल हो रहा है ये कैसे हो रहा है समझेंगे आप इसको। कैसे हो रहा है कि यार इससे क्या आया होगा, ये वाला ए आगे होगा, या इससे ये वाला ए आया होगा, ए से आया ए से आ गया। तो आपके पास में क्या हुआ कहानी यहाँ पर? तो ये जो प्रोजेनी बनेगी वो कैसे होगी? नॉर्मल होगी। कैसे होगी? नॉर्मल होगी। ये फीमेल हो गया हमारा, ये मेल हो गया हमारा, हाँ या ना बेटा? तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि अफेक्टेड प्रोजेनी मस्ट हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। अगर आपके पास में अफेक्टेड प्रोजेनी कोई है, क्या बच्चों? अफेक्टेड प्रोजेनी आपके पास में होती है, तो मैं लिखूंगा 2 पॉइंट यहाँ पर। तो पहला पॉइंट आप लिखें कि अफेक्टेड अगर पेरेंट है, यहाँ लिख लेता हूँ पहले मैं, एक पॉइंट पहले वाला लिखोगे आप लोग, अफेक्टेड पेरेंट। अगर अफेक्टेड पेरेंट है, यहाँ पर पेरेंट अफेक्टेड है, बिल्कुल है सर, तो मैं हैव नॉर्मल प्रोजेनी। ओके तो ये पॉइंट समझ में आया कि हाँ सर ये देखो अफेक्टेड है लेकिन नॉर्मल प्रोजेनी हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि अगर दोनों कैसे हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, और दोनों की रिसेसिव एलील किसको मिल जाए? उसके बच्चे को मिल जाए। यस और नो? अब वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है बेटा। तो वो कैसी होगी? नॉर्मल होगी। लेकिन 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 अगर प्रोजेनी आपकी अफेक्टेड है, तो लिखेंगे आप लोग यहां पर अफेक्टेड प्रोजेनी मस्ट हैव एट लीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। यानी कि आपके पास में आपको प्रोजेनी मिली, जैसे मैं बताता हूं आपको, यहां पर अपन इसको यहां समझते हैं कि आपको कोई प्रोजेनी मिली बेटा, और ये कैसी है? अफेक्टेड है। अब वो कौन सी हो सकती है? वो ये भी हो सकता है, ओके, ये भी हो सकता, लेकिन हम मान के चलते हैं बेटा कि वो ये है, ओके। जैसे सपोज दैट जैसे ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा? ये। तो ये आप देखो यहां पर जो प्रोजेनी है, वो प्रोजेनी क्या है? वो प्रोजेनी बेटा आपके पास में डिजीज्ड है, अफेक्टेड है। अब आपको पता है यार अफेक्टेड है तो सर डोमिनेंट होगा, तो एक ए तो कंफर्म है, इसमें होगा ही होगा। एक ए का तो कंफर्म है कि नहीं बच्चा आपको? कि हाँ सर एक ए का तो तुम्हें पता है कंफर्म है, यस और नो? इसका मतलब है कि सर ऊपर दोनों प्रोजेनी है, उसमें से किसी ना किसी में से ए आया है, हो सकता है इसमें से आया हो, या हो सकता है इसमें से आया हो। यानी अब इसमें से अगर ए प्रेजेंट है तो ये डिजीज्ड होगा, अगर इसमें प्रेजेंट है तो ये डिजीज्ड होगा।
यानी दोनों में से एक ना एक तो डिजीज्ड होगा ही होगा। हाँ या ना बेटा, क्या बात सही है क्या? तो ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि अगर प्रोजेनी अफेक्टेड होती है तो इस बात की तो गारंटी है कि कम से कम ये तो है कि दोनों में से एक पेरेंट तो अफेक्टेड होगा। तो जब भी हम क्या करते हैं बेटा, जब भी हम इस ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज को देखते हैं प्रोजेनी के अंदर, तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कम से कम एक पेरेंट तो क्या होना चाहिए बेटा, अफेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अफेक्टेड होना चाहिए। अगर दोनों ही पेरेंट्स आपके कैसे हैं बेटा, दोनों ही पेरेंट्स आपके नॉर्मल हैं और प्रोजेनी अफेक्टेड है, तो वो डोमिनेंट डिजीज नहीं होगी, वो डोमिनेंट डिजीज नहीं होगी। पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है आपका। ओके, तो एग्जाम्पल्स लिखेंगे बच्चों आप मेरे साथ में। तो पहला एग्जाम्पल्स आप लिखना बेटा, हंटिंगटन डिजीज। क्या लिखेंगे आप? हंटिंगटन डिजीज या हंटिंगटन डिजीज है ना। डिजीज। सेकंड आप लिखेंगे बेटा पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली। चलिए बच्चों, ओके, एक और लिख सकते हो आप यहां पर, एक और डिजीज है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार करेंगे इसको, ये पूछा जाता है। तो डायरेक्ट आपसे ऑप्शन भी दे सकता है, डायरेक्ट ऑप्शन भी दे दिया आपसे, पूछ रहे बताइए इसमें से कौन सी डिजीज्ड है। या तो वो दे देगा आपको, एक चार्ट दे देगा अच्छे से बढ़िया, कोई फैमिली ट्री दे दी उसने इस तरह से, मान के चलो कोई भी फैमिली ट्री उसने दे दिया, आप पूछ सकता है बताइए क्या है क्या नहीं है उसके अंदर। तो डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको कुछ एग्जाम्पल से। पॉलीडेक्टाइली का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ऋतिक रोशन है। तो ऋतिक रोशन में क्या होती है बेटा, 6 उंगलियां होती है। कितनी उंगलियां होती हैं? 6 उंगलियां है ना, एक थंब एक्स्ट्रा है ना उसके पास में। तो ऋतिक रोशन के अंदर कौन सा डिसऑर्डर है? तो ऋतिक रोशन के अंदर डिसऑर्डर बेटा कौन सा? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है ऋतिक रोशन के अंदर। क्या बात सही है? बिल्कुल बात क्लियर है सर, यहां तक हमको समझ में आ गया है। आगे बात करते हैं सेकंड के बारे में, तो यहां तक क्लियर करना। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अपन सेकंड ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में। ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में चलिए, व्हाट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, तो इसको समझेंगे आप मेरे साथ में। तो यहां पर क्या होता है, सब इक्वल चांस, ओके, इक्वल चांस इन मेल एंड फीमेल। क्यों? क्योंकि सर ये जो डिजीज है या इस डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होती है वो किस पे प्रेजेंट है? वो किस पे प्रेजेंट है सर? ऑटोसोम पे प्रेजेंट होता है। और ऑटोसोम क्रोमोसोम जो होता है वो तो मेल में और फीमेल में सेम होता है ना भाई। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर इस डिजीज के होने के चांस मेल में भी उतने ही हैं जितने फीमेल के अंदर है। दोनों के ऑटोसोम क्रोमोसोम तो क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। चलिए, ये पॉइंट हमारा समझ में आता है आपको। अच्छा, अब क्योंकि ये रिसेसिव होता है, क्या होता है बेटा, ये रिसेसिव होता है, तो जाहिर सी बात है जैसे ये हमारा डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव हो गया। जैसे सुनो, एक कंडीशन अपन ने ये ले लेते हैं, ये कंडीशन ले ली अपन ने, आप मुझे बताएंगे क्या ये डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव हो गया, तो आप मुझे बताइए इस कंडीशन में फिनोटाइप आएगा कि नहीं आएगा? इस कंडीशन में इस डिजीज का जो भी फिनोटाइप होगा वो आएगा कि नहीं आएगा? तो फिनोटाइप शो नहीं होता है। हाँ, उसके लिए एलील प्रेजेंट है बट फिनोटाइप नहीं आएगा। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं अपन? कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैरियर बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कैरियर्स।
तो रिसेसिव डिजीज जब भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कैरियर्स दिखाई देते हैं बेटा। तो ध्यान रखना, चाहे से सेक्स लिंक्ड की बात करें अपन या हम ऑटोसोमल की बात करें, उस कंडीशन में आपको क्या दिखाई देगा, उस कंडीशन में आपको कैरियर दिखाई देगा, चाहे से वो ऑटोसोम रिसेसिव हो, चाहे से वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो। दोनों कंडीशन के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, दोनों कंडीशन के अंदर आपको कैरियर मिलेगा। डोमिनेंट के अंदर कैरियर नहीं होता है, ध्यान रखें। डोमिनेंट के अंदर अगर वो एलील किसी में प्रेजेंट है तो वो हमेशा अफेक्टेड होगा, डिजीज्ड होगा। चलिए तो यहां पर देखेंगे आप, तो यहां पर अब अगर उस पर्सन को डिजीज्ड होना है तो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए सर? अगर उसको डिजीज्ड होना है तो उसको कंडीशन ये होनी चाहिए, मतलब उसमें दोनों पे ही जीन प्रेजेंट होनी चाहिए, हाँ या ना? तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा कि जो डिजीज्ड होगी उसके लिए दोनों के अंदर म्यूटेशन होना चाहिए, हाँ या ना बोलो? 2 म्यूटेशन, यानी कि ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, आर रिक्वायर्ड, या हम कह सकते हैं कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर कौन सी कंडीशन है बेटा? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में उसको क्या होगा? डिजीज्ड होगा। उसको क्या होगा बेटा? डिजीज्ड होगा। अदरवाइज वो हेट्रोजाइगस के अंदर तो डिजीज नहीं होगा। क्या बात सही है कि नहीं है बेटा? चलिए, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर क्या होगा? वो कैरियर होगा। दिख रहा है आपको यहां पर? चलिए अब बात करते हैं आगे अपन बेटा कि यहां पर अब कैरियर है, तो कैरियर के अंदर क्या है? एलील तो प्रेजेंट है बट सिम्टम या फिनोटाइप एब्सेंट होता है। यही कह रहे हैं ना हम कि भाई सर एलील तो प्रेजेंट है बट फिनोटाइप एब्सेंट है। तो यहां पर उस जनरेशन के अंदर क्या हमको डिजीज दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर यहां पर जनरेशन स्किप मिलेगी, यानी जनरेशन स्किप प्रेजेंट होता है बेटा, हाँ या ना? यानी कि आपको एक ऐसा कंडीशन पॉसिबल है यहां पर कि जहां पर आप देखोगे कोई ना कोई जनरेशन जिसमें डिजीज नहीं है। ऑलराइट, चलिए जैसे मैं बताता हूं आपको, एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको। तो यहां पर आप देखेंगे ये हमारा मेल है, ये हमारी फीमेल है, और इसमें ये कंडीशन है बेटा। अब स्मॉल ए जो है ये लिखो, हाँ या ना? तो अगर क्या होता है, ये वाली एलील अगर आ जाती है उसमें क्या हो गया? वो डिजीज्ड हो जाएगा, यस और नो? वो डिजीज्ड होगा। तो यहां पर जनरेशन स्किप कहां पर हुआ बताओ आप मुझे? ये जनरेशन फर्स्ट हो गई, ये जनरेशन सेकंड हो गई, बोलो बोलो बोलो। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि हमारी जनरेशन फर्स्ट है सर, उसमें जीन तो प्रेजेंट है बट वो कैरियर है, तो सर इसमें डिजीज तो नहीं है। तो यहां पर स्किप हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देख सकते हो कि रिसेसिव वाली कंडीशन में आपको जनरेशन स्किप मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? जनरेशन स्किप मिलेगा। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसको समझने में आपको? आई डोंट थिंक सो कि कोई चिंता वाला विषय आपके पास में होगा। आगे बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल्स के बारे में। तो बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है? तो इसके एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे यार, इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर इसके एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे मेरे साथ में अच्छे से। सिस्टिक फिब्रोसिस, सिस्टिक फिब्रोसिस। अगला आप लिखें एल्बिनिज्म। अगला आप लिखें बेटा सिकल सेल एनीमिया, बहुत फेमस है सिकल सेल एनीमिया। अगला आप लिखें बेटा PKU, फिनाइल क्यूटोनूरिया। अगला आप लिखें बेटा, एक ये हो गया हमारे पास में, एरो कर देता हूं ताकि आपको पता रहे।
अगला आप लिखें एल्केप्टोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया। अगला आप लिखें बेटा टायरोजेनोसिस, टायरोजेनोसिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप कैसे पता कर सकते हो कि कोई ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप कैसे पता करेंगे उस बात को सुनिए। तो इक्वल चांस होंगे किसमें, मेल में और फीमेल में होने की। क्लियर बात है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जनरेशन गैप मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, बोलो बोलो बोलो, यस, जनरेशन गैप आपको इसके अंदर मिलेगा। आगे बात करते हैं अपन, कुछ 2 पॉइंट्स और लिखेंगे आप यहां पर कि इफ बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड, यस और नो बेटा, अगर दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड है, इफ बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड, इफ बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड, तो क्या होगा आप देखेंगे यहां पर, अगर दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो जितने भी प्रोजेनी बनेगी सारी की सारी कैसी होगी बेटा, अफेक्टेड होगी। तो अफेक्टेड, ऑल प्रोजेनी मस्ट अफेक्टेड, मस्ट हैव अफेक्टेड। मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों पेरेंट्स कैसे हैं आपके पास में, दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, तो आपके पास में क्या होगा बेटा, जितने भी प्रोजेनिस बनेगी सारी की सारी प्रोजेनी कैसी होगी, अफेक्टेड होगी। चलो समझते हैं कैसे होगी सर, बताओ। देखो जैसे बात करते हैं, ये मेल है और ये फीमेल है, अफेक्टेड कह रहे हैं, इसका मतलब ये इस कंडीशन में होगा, दोनों दोनों रिसेसिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, तभी तो अफेक्टेड होगा। बिल्कुल बात सही है सर, ओके। चलिए बात करते हैं अब गैमेट्स कैसे बनेंगे इससे। जैसे अपन बताते हैं, इससे ये गैमेट्स बन जाएगा ए, उससे गैमेट्स बन जाएगा ए, उससे भी गैमेट्स सेम बन जाएंगे, दोनों गैमेट्स सेम बनेंगे। पढ़ा होगा आपने पुन्नेट स्क्वायर। चलो बेटा, ओके, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ इसको, ज़्यादा ही घास काट दिया मैंने तो यार, नहीं। चलो प्यारे बच्चों, चलो तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये लो, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी। तो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है आपसे ऐसा भी कि अगर अपन बात करें कि मेल और फीमेल दोनों को ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो बताइए प्रोजेनी में आपके पास में अफेक्टेड होने के कितने चांस है। तो अफेक्टेड होने के चांस कितने बेटा, 100% चांस है, सारी की सारी प्रोजेनी अफेक्टेड हो जाएगी। यस और नो, क्लियर कहानी। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप यहां पर इस चीज को तैयार कर लेंगे। बात करेंगे सेकंड, अफेक्टेड प्रोजेनी कुड हैव नॉर्मल पेरेंट। अगर कोई प्रोजेनी क्या है, अफेक्टेड है, जैसे ये रहा अफेक्टेड था, तो वो नॉर्मल हो सकता है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब क्या है, वो कैरियर जरूर है, लेकिन ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं अपन एक्स लिंक्ड के बारे में। तो एक्स लिंक्ड में बेटा 2 होंगे, 2 कौन कौन सी होंगी आपके पास में, एक तो होती है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो पहले डोमिनेंट को स्टडी करेंगे, फिर रिसेसिव को स्टडी कर लेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग थर्ड हमारे पास, ओके। तो थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास में, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। अब पहला पॉइंट सुनना बेटा, क्या जैसे तो हम बात कर रहे हैं बेटा कि जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं उनके मेल और फीमेल में इक्वली चांस नहीं होते आने के। यानी कुछ ऐसी कंडीशन भी हमको दिख जाती है कि जहां पर मेल तो अफेक्टेड है लेकिन फीमेल तो अफेक्टेड ही नहीं है, फिर क्या करोगे आप। जैसे रिसेसिव वाला केस आता है ना, वहां पर आपको चीज देखने को मिलती है। तो हम यहां लिखते हैं, ठीक है बेटा,
इस बारे में। क्लियर बात है क्या बेटा? चलिए अब बात करते हैं अपन सबसे पहले पॉइंट के बारे में बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं बेटा कि जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं उनके मेल और फीमेल में इक्वली चांस नहीं होते आने के। यानी कुछ ऐसी कंडीशन भी हमको दिख जाती है कि जहां पर मेल तो अफेक्टेड है लेकिन फीमेल तो अफेक्टेड ही नहीं है। फिर क्या करोगे आप? जैसे रिसेसिव वाला केस आता है ना, वहां पर आपको चीज देखने को मिलती है। तो हम यहां लिखते हैं, ठीक है बेटा, इस बारे में। क्लियर बात है क्या बेटा? चलिए अब बात करते हैं अपन सबसे पहले पॉइंट के बारे में बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में। किसके बारे में बेटा? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में। क्या बात सही है? यस सर, बात बिल्कुल सही है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मतलब कि यार इसकी जो जीन प्रेजेंट होगी वो कहां प्रेजेंट होगी? एक्स पे प्रेजेंट होगी। किस पे प्रेजेंट होगी? यानी जीन प्रेजेंट है ये रही एक्स। ओके बेटा, और कैसी होती है? डोमिनेंट होती। कैसे होती है? डोमिनेंट होती। हाँ या ना बोलो बेटा, अरे हाँ या ना बोलो। तो आप मुझे बताइए, अगर ये कंडीशन आपको दिखे कहीं पर तो फिनोटाइप, सर फिनोटाइप तो शो होगा ही होगा। तो यहां पर आप मुझे बताइए जनरेशन स्किप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये आप मुझे बताएंगे, इसमें जनरेशन स्किप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और यहां पर आप मुझे ये भी बताएंगे कि कैरियर होगा कि नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मैं यहां पर रुक रहा हूं 2 सेकंड के लिए। आप बताएंगे मुझे कि जनरेशन स्किप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या कैरियर होगा कि नहीं होगा। बताइए। अगर किसी पर्सन में जीन प्रेजेंट है ये वाला, ओके, कौन सा वाला बेटा? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। आप मुझे बताओ कि वो जो प्रोजेनी है या वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या डिजीज शो करेगा या नहीं करेगा, या वो कैरियर होगा या वो डिजीज्ड होगा। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना बच्चों। चलिए अब मैं आपको बताता हूं यहां पर। तो यार डोमिनेंट है तो हमेशा एक्सप्रेस होगा, पहले बात। फिनोटाइप शो होगा, फिनोटाइप शो होगा तो क्या होगा? वो डिजीज्ड होगा। तो पहली बात क्या लिख सकते हो आप इसके अंदर कि नो जनरेशन स्कीप, नो जनरेशन स्कीप। सेकंड क्या होगा बेटा? नो कैरियर। तो यहां पर आपको कैरियर भी नहीं मिलेंगे। हमेशा सारे कैसे मिलेंगे आपको? अगर जिसमें प्रेजेंट है तो डिजीज्ड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? डिजीज मिलेंगे। तो ये चीज चेक करनी पड़ेगी हमको। हाँ या ना बोलो बेटा, हाँ या ना बोलो। चलो आगे बात करते हैं सेकंड अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। ऑल राइट ना, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अपन। चलिए फिर मैं आपको एक नई बड़े सुंदर सी चीज बताऊंगा। एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा आप कि इसका एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, हाइपोफॉस्फेटेमिया बेटा। हाइपोफॉस्फेटेमिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं डिजीज का नाम कहां सुना आपने? इसको अपन क्या बोलते हैं? रिकेट्स भी बोलते हैं बेटा, है ना। हड्डियां टेढ़ी हो जाती है इसमें मनुष्य की, है ना, जो हाथ लिम्स की हड्डियां बोन्स होती है, रिकेट्स। आपने सुना होगा ये पैराथॉर्मोन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर होता है बेटा, है ना। तो वहां पर आपने सुना होगा हाइपोफॉस्फेटेमिया। तो हाइपोफॉस्फेटेमिया क्या होता है बेटा? एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होता है। यानी इसकी जीन किस पे प्रेजेंट होती है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। ऑल राइट ना। और अगर प्रेजेंट है तो डोमिनेंट है। अगर आपके अंदर ये जीन प्रेजेंट होगी तो जाहिर सी बात है आप में वो सिम्टम्स शो होगा ही होगा। यानी आपके हाथ पैर भी कैसे हो सकते हैं? टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। आप में भी रिकेट्सिया के सिम्टम्स दिखाई देंगे। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, सुनो बच्चा। अगर सन अफेक्टेड है, सन ये रहा, ओके, सन के पास में एक एक्स कहां से आता है? सन के पास हमेशा ध्यान रखना जो भी एक्स आता है वो कहां से आता है? उसकी मदर से आता है। और वाई कहां से आता है? उसमें फादर से आता है।
अगर सन को क्या बेटा, सन अफेक्टेड है, अगर सन अफेक्टेड है तो ये बात तो कंफर्म है कि उसकी माँ भी अफेक्टेड होगी। माँ के अंदर एक कंडीशन तो मान लो ना भाई, ये तो होगी एटलीस्ट, हाँ या ना बेटा? क्यों होगी? क्योंकि ये डोमिनेंट पढ़ रहे अपन, और डोमिनेंट में क्या होता है, फिनोटाइप शो होगा। यस और नो? तो आप देख सकते हो जब भी आपको पेडिग्री के अंदर कोई ऐसी प्रोजेनी मिले, ऐसी जनरेशन मिले जहां पर आपको ये कंडीशन मिले कि अफेक्टेड पर्सन है, यानी अफेक्टेड सन है, तो आप चेक कर सकते हो कि यार एक्स कहां से आता है, एक्स आता है हमारे मदर से, तो मदर भी अफेक्टेड होनी चाहिए। कौन से केस में? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाले केस। चलिए अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। नीट के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। तो लिखेंगे आप एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये हमारा लास्ट है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव। चलिए बच्चों, तो इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन यहां पर। चलिए, इंपॉर्टेंट कहानी क्या होती है कि रिसेसिव है, यानी कि और एक्स से लिंक है, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए, हाँ या ना बेटा? तभी क्या हो गया हमारे पास में डिजीज्ड होगी, हाँ या ना? तभी डिजीज होगी ना। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं आपको? फीमेल के केस में बता रहा हूं। मेल के केस में क्या होगा? मेल के केस में दो पॉसिबिलिटीज है भैया, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। इस वाले केस में क्या होगा? डिजीज हो जाएगी। अच्छा, कई बच्चों को पता है यहां कंफ्यूजन होता है कि सर ऐसा क्यों, ये तो रिसेसिव है ना। अब सर रिसेसिव है तो मेल के अंदर, मतलब यार समझ नहीं आ रहा है यार, डिजीज कैसे होगी भाई? जैसे सर आपने बताया कि जैसे ये कंडीशन है, अब इसमें क्या होगा? डिजीज नहीं होगी, ये कैरियर होगा। ये बात तो समझ में आ रही है क्योंकि ये डोमिनेंट है, सॉरी ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन सर यार इस वाले केस में होता क्या है बच्चों, एक्स और वाई क्रोमोसोम जो होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में भी, कि ये दोनों क्या होते हैं, इन पे प्रेजेंट जो जीन होती है वो सेम नहीं होती है, हाँ या ना बेटा? यानी अगर बात करें, ये एक तरीके से कह सकते हो हेट्रोलोगस हो गए। क्या हो गए ये? हेट्रोलोगस हो गए। तो आप क्या कह सकते हैं फिर इस केस में? बोलो बोलो। तो इस केस में दोनों जीन्स होती है, या आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, ऐसे ध्यान में रखना इस कॉन्सेप्ट को, कि यहां पर दोनों जीन्स क्या करती है, इसकी जीन और इसकी जीन। तो भाई इसकी जीन भी अपना एक्सप्रेस करेगी अपने आप को, और ये भी एक्सप्रेस करेगी, क्योंकि इन पे जीन जो प्रेजेंट होती है वो अलग अलग होती है। वो एलील वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। एलील वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि हमारे पास में क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम से ये कहानी है, ओके। और इन पे ये सेम लोकस पे प्रेजेंट है जीन, उसको तो एलील बोलते हैं, लेकिन ये तो क्या है, हेट्रोलोगस वाली कंडीशंस हो जाती है, आया ना? यानी इन पे जो जीन प्रेजेंट है वो क्या है, सेम नहीं है, तो इंडिविजुअल अपना क्या करेगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, आया ना बेटा? इसलिए यहां पर क्या होता है, वो डिजीज शो करता है इस कंडीशन के अंदर, हाँ या ना बोलो? क्लियर बात है सर, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलो अब बात बताता हूं मैं आपको, अगला पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, स्टार पॉइंट करेंगे, डबल स्टार करेंगे बच्चों। तो यहां पर जो हमारे पास में फीमेल होती है वो कैरियर हो, कुड बी कैरियर, ठीक है बच्चों, कुड बी कैरियर। तो वो क्या हो सकती है बच्चों, कैरियर हो सकती है। क्या हो सकती है प्यारे बच्चों, वो कैरियर हो सकती है सर। चलिए अब यहां पर जनरेशन स्किप पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, अब तो पता लग गया होगा आपको कि सर जहां भी रिसेसिव आए ठोक देना आपने कि सर होगा, जहां भी डोमिनेंट आए लिख देना नहीं होगा, हाँ या ना? आधे क्वेश्चन आपके इस चीज पे हो जाते हैं। अगर आपको ये लाइन ध्यान है कि जनरेशन स्किप मतलब रिसेसिव, जनरेशन स्किप नहीं है मतलब डोमिनेंट, यस और नो?
पहला तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब आती है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे वो ऑटोसोम है या फिर एक्स लिंक्ड है। तो उसके लिए आपको पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ती है, ध्यान रखना है उस चीज का। मैं आपको सब सिखाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर, लास्ट है फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे डबल स्टार करके कि जनरेशन स्किप पॉसिबल। जनरेशन स्किप पॉसिबल है, यानी कि एक कंडीशन ऐसी बन सकती है जिसमें जनरेशन स्किप पॉसिबल हो सकती है। चलो समझेंगे कैसे बनती है, दिखाता हूं मैं आपको बेटो। चलो तो जैसे आप बात करते हैं फीमेल के केस में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज बन सकती है, तो एक्स 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 एक्स, सुनना बेटा, तो ये वाली कंडीशन है जैसे, और ये वाली कंडीशन है। भाई एक केस तो होता है कि फीमेल ऐसी हो सकती है, एक केस हो सकता है ऐसी हो जाती है, एक केस ऐसा हो सकता है, एक केस ऐसा हो सकता है। तो आप मुझे बताएंगे तीनों केस जो है उसमें वो क्या है? सर इन तीनों केस में वो कैरियर है। क्यों कैरियर है सर, ये भी बता दो जल्दी सर। अरे कैरियर इसलिए है मेरे भाई कि यार वो रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है, तो कौन सा कैरेक्टर शो होगा? डोमिनेंट वाला कैरेक्टर शो होता है। अरे ये जो डिसऑर्डर्स अपन पढ़ रहे हैं सारे के सारे, वो मेंडल के लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये एक केस होता है जहां पर वो क्या होगा बेटा? डिजीज्ड होगा, यानी डिजीज को शो करेगा। चलिए ओके, यानी कि ये फिनोटाइपिकली क्या होते हैं? ये नॉर्मल होते हैं, फिनोटिपिकली नॉर्मल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑल राइट, चलिए बच्चों आगे बात करते हैं अपन। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं इसके, ठीक है? तो एग्जांपल लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं यहां पर। अच्छे से एग्जांपल्स लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो एग्जांपल्स की बात करते हैं, ओके? तो एग्जांपल्स लिखेंगे हम। सबसे पहले आप लिखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस स्टार हैं, नीट के कॉन्सेप्ट हैं, पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए बात करेंगे सबसे डेंजर हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया बात करेंगे हंटर सिंड्रोम के बारे में। ओके बच्चों, हंटर सिंड्रोम के बारे में। तो ये क्या हो गया बेटा? इसके एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए आगे बात करते हैं अपन, एक और डिजीज है बेटा, उसके बारे में बात करेंगे। हंटिंगटन तो समझ में आ गया था हमको। थैलेसेमिया, तो थैलेसेमिया क्या होता है बेटा? लिखेंगे आप इसको कि ये एक ऑटोसोमल कहां गया? ऑटोसोमल रिसेसिव होता है बेटा। तो इसमें एक और एग्जांपल लिखा दिया मैंने थैलेसेमिया, आपको यहाँ नहीं लिखाया, तो आप इसका एक और एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके। थैलेसेमिया, क्या बात सही है कि नहीं है? चलिए अब बात करते हैं अपन आगे बेटा, आगे के बारे में। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करते हैं। ओके चलिए बेटा, ओके चलो अब बात करते हैं अपन। ये हमारे सारे मैंने आपको एग्जांपल्स लिखा दिए ना, बिल्कुल एग्जांपल से लिखा दिए अपन ने इनको। अब कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो तो कॉन्सेप्ट समझना, फिर प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपको, है ना? तो यहां पर समझना कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा कि अगर जैसे बात करते हैं, अगर सन यहां पर लेते हैं, सन को डिजीज्ड है मान के चलो, सन को क्या है? डिजीज्ड, हाँ या ना बेटा?
तो इफ मदर इज अफेक्टेड ऑल हर सन मस्ट बी अफेक्टेड। अगर मदर, यहां पर लिखो मदर अफेक्टेड है और ये फादर है हमारे पास में, ये मदर कर देता हूं मैं यहां पर। अगर ये अफेक्टेड है तो आपको पता है एक एक्स कहां से आता है और वाई तो यहां से आया है। तो अगर ये अफेक्टेड है तो इसके सारे बच्चे जितने भी होंगे बेटा, सारे के सारे बच्चे कैसे होंगे? डिजीज्ड होंगे, अफेक्टेड होंगे। लिख दो यहां पर डिजीज्ड होंगे। क्या होंगे बेटा? डिजीज्ड होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे कॉन्सेप्ट समझना आप। अगर डॉटर, DAUGHTER, डॉटर, अगर डॉटर क्या बेटा आपके पास में डॉटर अफेक्टेड है, अगर डॉटर अफेक्टेड है, यहां पर कर देता हूं मैं एक्स वाई, फादर हो जाएंगे। आपको पता है पापा, जो हमारे पापा होते हैं, हमारे फादर होते हैं, वो हमको वाई देते हैं और हमारी जो सिस्टर्स होती हैं उनको क्या देते हैं? एक्स देते हैं। यानी कि ये तो पॉसिबल है कि यार ये एक अफेक्टेड यहां से आया होगा। अगर फादर में ये कंडीशन है तो फादर को डिजीज्ड होगी ही। क्या बात सही है क्या प्यारे बच्चों? क्या बात सही है क्या? बिल्कुल बात सही है सर, करेक्ट बात सही है। तो ध्यान रखना, इफ डॉटर इज अफेक्टेड ऑल, या सॉरी ऑल क्या, हर फादर मस्ट बी अफेक्टेड। हाँ, ऑल क्या, कितने फादर होंगे उसके? या सारे पापा हैं। हाँ ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि इफ डॉटर इज अफेक्टेड हर फादर मस्ट हैव अफेक्टेड। तो उसके पापा, उसके जो पापा हैं वो पापा क्या होंगे बेटा? अफेक्टेड होगा। क्या बात सही है कि नहीं है? ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन से डिजीज में क्या क्या हो रहा है। एक और केस लेंगे फिर क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे अगर मदर और फादर जैसे एक्स कंडीशन है, एक्स कंडीशन मान लेते हैं यहां पर, अफेक्टेड है, फादर भी अफेक्टेड है, तो आप मुझे बताएंगे उसकी ऑल प्रोजेनीज की क्या परसेंटेज होगी यहां पे कि वो सारे की सारी अफेक्टेड हो, क्या परसेंटेज है? तो कैसे निकालोगे आप इसको अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे? तो बताइए डिजीज्ड होने वाले जो प्रोजेनी है उसकी क्या परसेंटेज आएगी यहां पर? तो देखो कैसे। तो सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है, इससे दो गैमेट्स बन जाएंगे। तो अपन इसको लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स एक्स, उससे एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी एक्स वाई। तो एक्स 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 वाई एक्स वाई। तो पहले कंडीशन तो पूछा है आपसे कि जो प्रोजेनी है, वो प्रोजेनी जो है आपके पास में क्या बेटा, वो जो प्रोजेनी आपके पास, तो सारी की सारी प्रोजेनी देखो, इसमें भी जीन प्रेजेंट है, इसमें जीन प्रेजेंट है, इसमें जीन प्रेजेंट है, तो मेल तो क्या होगा? डिजीज्ड होगा ही होगा। ये भी डिजीज्ड, ये भी डिजीज्ड, ये भी डिजीज। तो 100% चांस है कि बेटा ऑल अफेक्टेड होंगे, हाँ या ना? अच्छा, आपसे पूछे कि बॉय है, बॉय लड़का जो है, तो लड़के के आप मुझे बताइए लड़के के डिजीज होने के कितने चांस है? तो 50% चांस हो जाएंगे। अगर कोई रेशो पूछ ले तो क्या बता दोगे? 2:2, तो 1:1, यानी 1:1 हो जाएंगे, इसमें लड़का और लड़की डिजीज होने के चांस हो जाएंगे। क्या बात सही है कि नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। अब बात करते हैं अपन अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्वेश्चन प्रैक्टिस। कि सर पेडिग्री आपने इतना समझा दिया, देखो अपन ने पेडिग्री इतना पढ़ लिया है, पूरा पेडिग्री अपन ने पढ़ा है। हाँ, यहां से अपन पेडिग्री पढ़ रहे हैं, ठीक है? अपने सारा पेडिग्री पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, चार्ट पढ़ लिया, सिंबल्स पढ़ लिए, सब कुछ अपन ने पढ़ा बच्चों। एवरीथिंग हमने लर्न कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिए। ओके, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में बेटा? अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको करना बेटा, ठीक है? और जो भी आपका आंसर हो ऑनेस्टली के साथ में आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, सर मेरा ये आंसर ठीक था। और क्या आपका आंसर ठीक था या नहीं था, आप ये भी मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, चलिए अगला वीडियो में जो बनाऊंगा वो प्रैक्टिस पे बनाऊंगा डिटेल में। और तो यहां पर मैं कुछ प्रैक्टिस आपको कराता हूं, ओके बेटा? और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उनको प्रैक्टिस करना। पूरे चांसेस होते हैं बेटा नेट के अंदर आने के, तो अगर प्रैक्टिस ठीक रहेगी तो मैं बता रहा हूं आपको 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। जेनेटिक्स इज अ वेरी बिग यूनिट्स ऑफ बायोलॉजी,
अगर बात करें बायोलॉजी के बिहाफ से, 12th क्लास के बिहाफ से जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे ज्यादा वेटेज है इसका, और 8 नंबर। यानी कि आप या तो पेडिग्री अच्छे से समझ लो, या आप सेल बायो या बायोमोलिक्यूल दोनों को पढ़ लो, तो सोचो आप कितना इजी है हमारे पास में नंबर लाने का। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को एक अच्छा से इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि यार आपका 8 मार्क्स तो कहीं से कहीं हिले ही नहीं। चलिए बात करते हैं, मैं आपको एक केस देता हूं, है ना, एक केस देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए एक क्वेश्चन क्या बेटा, ये देखो यहां पर, ये एक हमारे पास में मीटिंग हो रही है और बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से करना है, कोई जल्दबाजी कभी नहीं होनी चाहिए, कोई जल्दबाजी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा आपको एनालिसिस करना होता है। ओके, ये जो मैं यहां पर इसको भर रहा हूं, इसका मतलब वो डिजीज है बेटा, क्या है वो, डिजीज है, समझ जाना आप, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपको बताना है ए, बी, सी और डी कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। चलिए आप बताइए आराम से, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप आराम से करें इस चीज को, ठीक है बच्चों, 1 मिनट का समय आपके पास में, आराम से करें। एक मिनट का समय आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो आप इसके बारे में। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको कराने वाला हूं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास में, और अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। फिर मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराऊंगा अगले वीडियो के अंदर। चलिए चलो चलो जल्दी बच्चों, तो सुनेंगे आप लोग, मैं आपको बताता हूं यहाँ पर। अच्छा, तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। तो देखो यहां पर ये डिजीज्ड नहीं है, हाँ सर, मतलब जनरेशन स्किप हो रही है। जनरेशन स्किप किस में होती है, बोलो बोलो बोलो, क्या डोमिनेंट में होती है क्या, नहीं सर, रिसेसिव में होती है। पहली बात तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि रिसेसिव है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गया, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड गया, ये तो आंसर होंगे ही नहीं। अब आता हमारे पास में ये और ये, अब कैसे पता करोगे कि एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है, कैसे पता करेंगे। तो देखो केस लेते हैं अपन, भाई मान के चलो भाई ये डिजीज है, अगर आप क्या मानते हो, अगर आप इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव मानते हो, तो रिसेसिव फीमेल हमेशा इस कंडीशन के अंदर ही डिजीज हो सकती है, या आपने पता है, और मेल इस कंडीशन में ही डिजीज हो सकता है, हाँ या ना, क्या बात सही है क्या नहीं है, बिल्कुल बात सही है। फीमेल तो भाई आपने पढ़ा ना, ऊपर देखो कॉन्सेप्ट जाके, कि अगर फीमेल को डिजीज होना रिसेसिव वाली कंडीशन के अंदर, तो दोनों क्या कौन सी कंडीशन होनी चाहिए उसकी, उसकी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होनी चाहिए। क्या मैंने लिख रखा है, यस ओके, कहां पर है कि होमोजाइगस रिसेसिव होनी चाहिए, कोई सी भी कंडीशन हो चाहे से रिसेसिव वाले केस के अंदर। देखो एक्स लिंक के अंदर भी क्या लिख रखा है कि अगर फीमेल को डिजीज होना है, यहां पर ओके, यहां पर लिख सकते हो चाहे से इसको, अगर फीमेल को डिजीज होना है तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, ये रहा होमोजाइगस रिसेसिव, यहां लिख दो होमोजाइगस रिसेसिव, बिल्कुल बात सही है सर। तो अब अगर ये रिश्ता, इसको पता है आपको, एक एक्स कहां से आया होगा, एक एक्स मेल से आया होगा, तो एक एक्स मेल के पास में होना चाहिए, यस और नो, यानी मेल के पास में ये कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ यार। सर बात तो सही है, होनी चाहिए, लेकिन मेल तो नॉर्मल है ना, मेल नॉर्मल है तो ये कंडीशन होगी क्या, नहीं, तो ये आंसर भी आपका फिनिश। बचा क्या बेटा, ये, तो ये कौन सा डिजीज है, ये एक ऑटोसोमल
रिसेसिव डिजीज है बेटा। कौन सा डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव। आंसर समझ में आया आपको? आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया? आपको अप्रोच पता लगी किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन के अंदर? ओके, तो पहले आप ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा इसके अंदर, जिसमें आपको ये पता करना है कि यार क्या है क्या नहीं है। कई बार क्या पूछा जाता है बेटा आपसे, इसका जीनोटाइप भी पूछ लेते हैं। जैसे यहां पर इसका जीनोटाइप पूछ रहे आपसे, जीनोटाइप बताओ क्या है। उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन आप तो लिखें, सेकंड क्वेश्चन आप लिखें बच्चों, यहां पर कराता हूं मैं आपको सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सुनना बेटा। लंबा क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन दिखेगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको। कि आपके सामने एक पेडिग्री दे रखी है, जैसे यहां पर पेडिग्री दे दिया, बट ये कौन सा है, इसमें ये वाला अपन डिजीज कर देंगे, ये हमारा नॉर्मल हुआ। इससे बनी आपके पास में 4 प्रोजेनी बन गई। तो एक तो ये कंडीशन हुआ, एक ये कंडीशन हुआ जो कि डिजीज्ड है। मैं ऐसे भर देता हूं बच्चों, ठीक है, ओके। और ये एक प्रोजेनी ये बनी आपके पास में, और एक प्रोजेनी ये बनी, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, इस प्रोजेनी की हमने शादी करा दी किसी बाहर वाले से, वो भी क्या था, अफेक्टेड था, चलो ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ, इसकी भी शादी करा दी इस लड़के की, इससे क्या बनी आपके पास में, प्रोजेनी बनी, सारी नॉर्मल हो रही है, ठीक है बेटा, ओके। और इसकी भी ब्याह हुआ, इसके बच्चे हो गए, 3 बच्चे हुए थे, तो ये रहा, ये रहा और ये रहा। चलिए अब बात करते हैं, अच्छा ये कौन सा इसके अंदर, डिजीज्ड, फीमेल भी क्या है, डिजीज है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये आपके सामने दे रखा है, आपको पता करना है, इसमें क्वेश्चन है आपका कि आपको पता करना है कि यार इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा डिजीज होगा इसको। तो ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको यहां पर, क्या ये सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है क्या? सेकंड, क्या ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है क्या, मायोटोनिक। थर्ड, क्या ये हीमोफीलिया है क्या, हीमोफीलिया है क्या? क्या ये 4 PKU है क्या? हाँ या ना बच्चों? ये क्वेश्चन है आपके पास में, आप करिए क्वेश्चन को और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर मेंशन करना बच्चों। अगर पेडिग्री को अच्छा करना चाहते हो और आप चाहते हो कि पेडिग्री में आपको बहुत कम समय लगे, तो अब आपके पास में एक चीज है, वो है आपकी प्रैक्टिस। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक क्लास के अंदर तो हम क्या है, एक क्लास के अंदर तो हम इस टॉपिक के क्या नहीं हो सकते, सिकंदर नहीं हो सकते, चैंपियन नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिस से आप में वो एक्यूरेसी आएगी कि आप बहुत कम समय के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। पता है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बट अप्रोच आपको लगानी है सही। चलिए अब बताएंगे मुझे, पता करना है आपको कि सिकल सेल एनीमिया है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, हीमोफीलिया या PKU। चलिए चलो, तो आपके मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दिया होगा। चलो तो हम बात करते हैं बेटा कि ये जो है, देखो यहां पर तो एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था कि जनरेशन स्किप वाला। तो जनरेशन स्किप देखो यहां पर, तो ये अफेक्टेड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, यहां पर अफेक्टेड, तो जनरेशन ये फर्स्ट हुई, फिर इसकी जनरेशन सेकंड ये हो गई, फिर इसकी जनरेशन अपने पास में सेकंड ये रही, पूरी की पूरी जनरेशन है ये वाली, ये आउटसाइडर है, इसको नहीं लेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। और ये हमारी जनरेशन थर्ड हुई। अब जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है इसके अंदर, कॉन्टिन्यूसली आप देख रहे हो कि हाँ सर कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर क्या हो रहा है, बोलो बोलो, डिजीज शो हो रही है। तो इसका मतलब है जनरेशन स्किप प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है। जनरेशन, एवरी जनरेशन, चाहे से जनरेशन फर्स्ट की बात करो, चाहे से जनरेशन सेकंड की बात करो, चाहे से जनरेशन थर्ड की बात करो, आपको सबके अंदर डिजीज देखने को मिल रही है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है सर, बिल्कुल करेक्ट है बात। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक डोमिनेंट डिजीज है, पहली बात। तो अब क्या है, ऑटोसोमल है या फिर
एक्स लिंक्ड। तो अब ध्यान रखना बेटा, सिकल सेल एनीमिया, अच्छा हीमोफीलिया तो पता ही आपको एक एक्स लिंक्ड होता है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, रॉन्ग हो जाएगा। तो हीमोफीलिया तो क्रॉस कर देते हैं सबसे पहले अपन, ये हीमोफीलिया हटाओ पहले, तो हीमोफीलिया को एलिमिनेट कर दो यहाँ पर। अच्छा अब मैंने आपको ऑप्शन बताए ऊपर, बताएं कि नहीं बताएं, चलिए मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। आप देखेंगे कि आपके पास में हमको चेक क्या करना है, सिर्फ आपको चेक करना है सिर्फ और सिर्फ बेटा डोमिनेंट को, हाँ या ना। चलिए तो ये तो हमारे पास नहीं होगा, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं अपन, रिसेसिव है नहीं तो रिसेसिव में नहीं जाना है, ये रहा हमारे पास में ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है। चलिए बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में। चलिए अब यहां पर आपको एग्जांपल चेक कर लेंगे, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ये रहा हमारा, ओके। अब हमारे पास में दो कंडीशन है कि सर ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल सॉरी या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, दो कंडीशन है कि नहीं है। पहले चेक कर लेते हैं, ऑटोसोमल तो नहीं है, एग्जांपल तो देख लो डायरेक्ट। तो यहां पर आपको डायरेक्ट एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, मायोटेनिक डिस्ट्रोफी। समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये मायोटेनिक डिस्ट्रोफी हो गया हमारे पास में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपके पास में, मायोटेनिक डिस्ट्रोफी। ओके बच्चों, तो आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है इसमें देखना आपको। तो आपको इसमें क्या करना बेटा, बताना है कि इसमें रिसेसिव कौन सा है, डोमिनेंट कौन सा है, और आपको बताना है कि जो पेडिग्री दे रखा है क्या वो एक एक्स लिंक्ड डिजीज को शो करता है या एक्स लिंक्ड सॉरी या ऑटोसोमल को बताता है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि सर क्या ये रिसेसिव होगा या डोमिनेंट होगा, या ये एक्स लिंक्ड है या फिर ये ऑटोसोम है। तो आपको इस चीज को बताना है बच्चों, तो बताइए, मैं वेट करता हूं आपका, ठीक है, ऑल राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप इसमें एक्यूरेसी ला सकते हैं, और जितना हो सके इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये तो कंफर्म है ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अभी ऐसा नहीं गया कोई सा भी ईयर जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए तो बात करते हैं, समझाता हूं मैं आपको। देखो तो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि यार सर जनरेशन स्किप है कि नहीं, ये देख लो आपका हो जाएगा। आपको अगर ये पता करना है ना बच्चों कि रिसेसिव है या डोमिनेंट, आप जनरेशन स्किप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा जनरेशन स्किप प्रेजेंट और एब्सेंट। तो यहां पर देखो ये जनरेशन इफेक्टिव जी, ये जनरेशन 2 हो गया, सॉरी ये जनरेशन 2 हो गया हमारा, और ये 3 हो गया। आप चेक करो यहाँ पर जनरेशन फर्स्ट डिजीज, सेकंड में डिजीज है, थर्ड में डिजीज है, मतलब ये तो कंफर्म है कि ये क्या बेटा आपका डोमिनेंट है। अब हमको चेक करना है कि सर ये ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है। तो सुनो बेटा, तो ये डोमिनेंट है, जाहिर सी बात है डोमिनेंट है, तो ये वाला केस कौन सा रहा होगा आपके पास में, ये वाला केस, तो ये है ही सही, ओके। अच्छा ये रिसेसिव है, सॉरी इसमें डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये वाला केस होगा सही हमारे पास में। ओके बच्चों, क्योंकि अगर इसमें एक भी एलील प्रेजेंट होता है इस जीन का तो क्या होता है, शो हो जाता, हाँ या ना। चलिए अब हमने क्या कर दिया, अच्छा सुनो अब ध्यान देना, यहाँ पर एक अच्छा सा अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब देखो बेटा कि आपको पता है ये जो होता है सन जो होता है, सन को मेल का क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स मिलता है। तो मान के चलो यहाँ सॉरी सन को जो मेल होता है यानी फादर जो होता है, ओके, जो बेटा है उसको क्या आता है, वाई आता है ना सिर्फ, हाँ या ना बोलो बेटा, ओके वाई आ गया सर, वाई आ गया यहाँ पर दिख रहा है सर, वाई दिख रहा है सर, वाई दिख रहा है आपको। चलो अब फीमेल से क्या आता है, एक्स आता है। इस प्रोजेनी को देखो आप, हाँ दिख रहा है सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, लेकिन ये तो डिजीज है ना, जबकि फीमेल तो नॉर्मल है भाई। एक्स लिंक्ड है क्या बताओ आप, नहीं है सर, मतलब ऑटोसोम है। कैसा है, ऑटोसोम है। क्या बात सही है कि नहीं है, बोलिए बेटा। तो ऑटोसोमल है, क्या है बच्चों, ऑटोसोमल हो जाएगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड नहीं है तो क्या होगा आपके पास में, ऑटोसोम होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दूंगा, वो आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए
तो आप मेरे को मतलब क्या कर सकते हैं यार, अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और तहे दिल से शुक्रिया अगर आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। और कोशिश करूंगा मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं पेडिग्री एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ें और मोटिवेट रहें, और अपना तैयारी ऐसे करें बेटा कि जैसे आप दोबारा इस एग्जाम को नहीं देने वाले। थैंक यू सो मच, बाय।